Hello everyone. Today we are going to start the next topic, that is friction. Our last chapter was Newton's law of motion. Friction is the extension of Newton's law of motion. Just we are adding one more force, that is friction. हमने लास्ट चैप्टर न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस, उनके इफेक्ट से होने वाले मोशन सबकी स्टडी की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस का किया. उसमें एक टाइप था कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स में ही एक टाइप होता है फ्रिक्शन. आज हम फ्रिक्शन को डिटेल से स्टार्ट करेंगे. फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स and it is electromagnetic in nature. Friction is a contact force and it is electromagnetic in nature. Friction is force that opposes the relative motion or tendency of relative motion between two contact surfaces. हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि ये कोई दो बॉडीज हैं जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. जब कभी भी हम इन दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को कराने की कोशिश करेंगे या रिलेटिव मोशन करवाएंगे, तो ये दोनों सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन का अपोज करने की नेचर रखती है. रिलेटिव मोशन का अपोज करना या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करना, यही फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है. ये दो इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है. फिर फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन किन कारणों से लगता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के मेन दो कारण हैं. देयर आर टू कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट, द इंटरलॉकिंग बिटवीन द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. द फर्स्ट कॉज इज इंटरलॉकिंग बिटवीन the extended parts of two surfaces in contact. That means if these are two surfaces in contact, first surface, then this is second surface, इन दो सरफेस के बीच में जब हम रिलेटिव मोशन करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये कांटेक्ट पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे पे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाती है. यहाँ पे इस कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन ये हो सकती है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन ये हो सकती है, इधर कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन इधर हो सकती है. डिफरेंट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है. जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में हम रिलेटिव मोशन करवाने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन अपोज करने की टेंडेंसी आती है, या ऐसा कह सकते हैं इनमें से कुछ नॉर्मल फोर्सेस बढ़ जाते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ये दो सरफेस कांटेक्ट में थी, ये इनके एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं, ये दूसरी सरफेस के एक्सटेंडेड पार्ट है. दोनों सरफेस को एक दूसरे के ऊपर रखा हमने, तो क्या हुआ, पहली सरफेस के एक्सटेंडेड पार्ट दूसरी सरफेस में टिक जाते हैं, उलझ जाते हैं. फिर जब हम इनको मोशन करवाते हैं
तो इधर जाएंगे तो भी रिलेटिव मोशन का अपोज होगा, इधर जाएंगे तो भी रिलेटिव मोशन का अपोज होगा। हर कोई सरफेस इसी तरह की उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, इसी तरह की उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, चाहे वो दिखने में हमें कितनी भी स्मूथ लगे। एटॉमिक लेवल पे हम जाके देखते हैं तो हर एक सरफेस इसी तरह की होती है। मैं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की बात करता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे इस रूम के अंदर एक फर्श डलवाना था, फ्लोरिंग करवानी थी। मैंने फ्लोरिंग करने वाले मिस्त्री को, उस काम करने वाले को बोला कि मुझे फुटबॉल की सरफेस बनवानी है। फुटबॉल, उसके बाद एक और फुटबॉल, एक और फुटबॉल, ऐसे फुटबॉल रखते हुए एक सरफेस बनानी। अब सोचो कि वो सरफेस हमने बना ली। वो सरफेस कुछ इस तरह की होगी, उबड़ खाबड़, फिर एक के बाद एक फुटबॉल, फिर एक और फुटबॉल, ऐसे पूरे रूम में ऐसी सरफेस बना ली। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें साइकिल चलाएंगे तो किस तरह की उबड़ खाबड़ सरफेस महसूस होगी वो। तो मैंने वो सरफेस बनाई, फिर आके मैंने देखा कि यार ये तो ज्यादा उबड़ खाबड़ हो गई। अपन एक काम करते हैं, फुटबॉल को हटा देते हैं और क्रिकेट वाली बॉल की सरफेस बनाएंगे। क्रिकेट की बॉल के पास बॉल, के पास बॉल, ऐसे रखते जाएंगे। फिर से सरफेस की स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह की होगी, लेकिन गड्ढे पहले वाले से छोटे होंगे। फिर मैंने देखा, फिर लगा कि यार ये तो थोड़ी ज्यादा उबड़ खाबड़ हो गई। फिर मैंने उसको भी रिमूव करवा दिया। मैंने कहा चलो कंचे यूज करते हैं। कंचे यूज किए तो फिर से सरफेस की नेचर उसी तरह की है, गड्ढों की डिजाइन वैसी ही है, लेकिन इस बार गड्ढे थोड़े और छोटे हैं। पहले वाले से ये सरफेस थोड़ी ठीक है, या कह सकते हैं हमको दिखने में थोड़ी कम उबड़ खाबड़ सरफेस है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो ये भी हटाओ, थोड़ी और स्मूथनेस की तरफ जाते हैं। मैंने उन गड्ढों को, उन कंचे को हटा दिया और बियरिंग की जो छोटी छोटी बॉल आती है, मेटेलिक बॉल, बियरिंग के अंदर देखी होंगी छोटी छोटी बॉल, उनसे फर्श बनाने का बोला। अगली बार सरफेस पहले वाले से, और दिखने में हो सकता है कि हमको ज्यादा प्लेन लगे, लेकिन गड्ढे उसके अंदर भी है, उसी डिजाइन के गड्ढे हैं, लेकिन गड्ढे छोटे हैं। ऐसे करते करते मैं उनको छोटे करते जा रहा हूँ। मैं इस पे साइकिल चलाने की बात करता, किसी ब्लॉक को घसीटने की बात करता, तो पहले वाले गड्ढे बड़े थे, उससे थोड़े छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, फिर और छोटे हुए। हम किसी भी सरफेस की बात करें, किसी भी बॉडी, तो वो बॉडी जो है वो एटम्स से मिलके बनी होती है, और एटम्स स्फेरिकल होते हैं। यानी हर कोई बॉडी छोटे छोटे स्फेयर से मिलके बनी होती है। वो स्फेयर की साइज छोटी हो सकती है, बॉल जितनी बड़ी नहीं होती। वो छोटे छोटे स्फेयर से मिलके बनी हुई सरफेस होती है, और ऐसे ही एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस रखते हैं, वो भी छोटे छोटे स्फेयर से मिलके बनी होती है। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बॉल वाली सरफेस पे दूसरी बॉल वाली सरफेस रखें, फुटबॉल वाली पे फुटबॉल वाली रखें, कंचे वाली सरफेस पे कंचे वाली सरफेस रखें, तो पहली ऊपर वाली सरफेस का उभरा हुआ पार्ट नीचे वाली सरफेस के गड्ढे में टिक जाता है। फिर उसको चलाते हैं तो थोड़ा ऊपर उठ के उसको निकल के आगे बढ़ना पड़ता है, और रिलेटिव मोशन का अपोज होता है। हम कोई एक पार्ट की बात करें, ये उभरा हुआ पार्ट इसके अंदर उलझ गया, फिर मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा तो इधर वाला नॉर्मल बढ़ जाएगा, उधर चलाने की कोशिश करूंगा तो उधर वाला नॉर्मल बढ़ जाएगा। यानी इस रिलेटिव मोशन का दोनों तरफ ही अपोज होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। इन दोनों सरफेस के बीच में जब हम रिलेटिव मोशन की कोशिश करेंगे, वो लेफ्ट करो या राइट करो, दोनों तरफ इसका अपोज होगा। अब ये था पहला टाइप, क्या था? इंटरलॉकिंग बिटवीन एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेक्स्ट, एक और कारण होता है बॉन्डिंग बिटवीन द molecules of two surfaces in contact. सेकंड कारण क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन द molecules of two surfaces in contact. दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स के
आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने से, ध्यान से देखिए ये जो दो सरफेस हैं इनमें इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कांटेक्ट में ही ना हो, लेकिन इस बॉडी को जब इसके ऊपर रखते हैं तो इसके कुछ कुछ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। ये फ्रिक्शन का दूसरा कारण है। जब कभी भी इन दोनों सरफेसेस के बीच में हमें रिलेटिव मोशन करवाना होता है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बने हुए बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता है, और जब ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है या इन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होता है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। या ऐसा कह सकते हैं बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए हमें जो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी वो किसके लिए जरूरत पड़ी, ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दूसरा कारण है फ्रिक्शन का। तो हम सेकंड कोज लिखते हैं, बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू surfaces in contact, second cause। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के प्रकार, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन एंड second one is static friction। The first one is kinetic friction and second static friction। Kinetic friction, it is the friction which acts between two surfaces when they are in relative motion। It is the friction which acts when two surfaces are in relative motion। फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है और किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है। मैं जब इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे पहले एक नॉर्मल फोर्स लगा रही थी, और जैसे ही मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए एक फोर्स इधर भी लग जाता है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये है नेट कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मली वी रिप्रेजेंट इट विद आर, रिएक्शन फोर्स। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स के एक कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। कौन सा कंपोनेंट, मैं अगर नेट कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर के बीच के एंगल को अगर लैम्डा कहता हूं तो फ्रिक्शन कौन सा कंपोनेंट है, फ्रिक्शन इक्वल टू आर साइन लैम्डा, where lambda is called angle of friction। Lambda is called angle of friction, and the next component of net contact force that is in the direction perpendicular to the contact surface, and it is called normal force। We can say the component of net contact force parallel to the contact surface is called friction, and the component perpendicular to the contact surface is called
normal. Normal equal to r cos lambda. Remember, lambda is the angle of friction. It is the angle between net contact force and the normal of contact surfaces. We can say r equal to under root friction square plus normal square. Resultant force is the resultant of normal and friction, or we can say friction and normal are component of net contact force. So, types of friction. The first type is kinetic friction. It acts between two surfaces which are in relative motion, and it opposes the relative motion. The component of net contact force parallel to the contact surface which opposing the relative motion is kinetic friction. So, we are now going to in detail of the kinetic friction. And in that, the first is the direction of kinetic friction. Kinetic friction की डायरेक्शन पता करने के लिए पहले हमें एक तो फीलिंग होनी चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी. फिर हम एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट भी तैयार कर लेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करें. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करती है. हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि हर एक सरफेस के लिए वो रिलेटिव मोशन का अपोज करे. जैसे मान लेते हैं कि ये पहली सरफेस है, इसके ऊपर एक और सरफेस टिकी हुई है. ये दोनों सरफेस साथ साथ अगर चलती है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. का मतलब इन दोनों के बीच में या तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा, और लग रहा है तो उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. हम अभी काइनेटिक की बात करते हैं. काइनेटिक कब लगेगा? जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. तो मान लेते हैं कि पहली सरफेस जो लोअर सरफेस है वो रेस्ट में है, और दूसरी सरफेस इस पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है. अगर ये सरफेस मूव करती है तो हमें पता करना है कि नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और ऊपर वाले पे किधर लगेगा. हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. तो देखते हैं कैसे अपोज किया जा सकता है. फर्स्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में सेकंड सरफेस लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि ये लेफ्ट टू राइट इसके रेस्पेक्ट में मूव ना कर सके. का मतलब जो सरफेस लेफ्ट टू राइट जा रही है उस पे फ्रिक्शन लगा राइट टू लेफ्ट, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हो गई अपर सरफेस पे लेफ्ट की तरफ. फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई लेफ्ट की तरफ. हम दो सरफेस मान लेते हैं कांटेक्ट में, और नीचे वाली सरफेस की वेलोसिटी ले लेते हैं 0, और ऊपर वाली वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कितनी भी, लेकिन उसको लेफ्ट टू राइट. तो नीचे वाली सरफेस चाहेगी कि ये मूव ना करे. क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस रेस्ट में है और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो वो चाहता है कि ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहे, और इधर मूव करती हुई बॉडी को रेस्ट में लाना है तो इसमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा होगा. का मतलब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इन दोनों सरफेस को थोड़ा सेपरेट करके दिखाएं. तो मान लेते हैं ये बॉडी ए थी और ये बी, तो ए पर फ्रिक्शन लगा होगा किधर? एफ काइनेटिक बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बी बॉडी पर फ्रिक्शन लगा होगा एफ काइनेटिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन राइट डायरेक्शन.
जैसे ही हम ये डायग्राम बनाते हैं बच्चों के मन में आ सकता है कि फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी का अपोज करता है, क्योंकि मैंने इस बॉडी पे फ्रिक्शन दिखाया इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मन में आ सकता है कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करता है। तो हम और आगे के एग्जाम्पल में बात करेंगे कि मोशन का अपोज करता है ये नहीं कहना चाहिए, रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव मोशन की कोशिश का अपोज करता है। मेरी इस लाइन पे ध्यान देने की आदत होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की कोशिश का अपोज करता है, जिसमें से जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। इस बॉडी ए पे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ और बी पर लगा आगे की तरफ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिधर बॉडी बी के रेस्पेक्ट में बॉडी ए की वेलोसिटी होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या याद रखा जा सकता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी ए is opposite to the direction of relative velocity of A with respect to B, and we know that it is a contact force, and by the action reaction pair the friction force on body B will be opposite to the friction force on A and equal in magnitude। बॉडी बी पर जो फ्रिक्शन होगा वो ए वाले फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, यानी बॉडी ए पे एफ काइनेटिक 1 लगा है तो बॉडी बी पर भी एफ काइनेटिक 1 लगा है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको और फील करने के लिए ये सरफेस रेस्ट में थी मान लो, और इसके ऊपर दूसरी सरफेस जो आपने डिस्प्लेस करी उसको, उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे वाली सरफेस पे किधर लगेगा, इसको बताने के लिए मैं नॉर्मली बच्चों के लिए एग्जांपल लेता हूँ कि समझ लो नीचे वाली सरफेस आपका हाथ है और ऊपर वाली सरफेस एक ईंट है। नीचे वाली सरफेस आपका हाथ, ऊपर वाली सरफेस एक ईंट है। ईंट को आप इधर डिस्प्लेस करो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगा, और बिना इसको ईंट रखे खिसकाए भी आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ईंट होती और वो अगर आगे की तरफ खिसकाई जाती तो हमारे हाथ की चमड़ी पे फ्रिक्शन किधर लगता, हम ये समझ सकते हैं। हम ईंट को रख के आगे की तरफ जब खिसकाते हैं तो ईंट कोशिश करती है कि हमारी चमड़ी को भी अपने साथ साथ ले जाए, या ऐसा कह सकते हैं ईंट नहीं, फ्रिक्शन ऐसा कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो हमारी चमड़ी को साथ ले जाने की कोशिश करता है, यानी हमारी सरफेस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो उतने ही मैग्नीट्यूड का ईंट पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है। फिर भी इमेजिन करने में अगर दिक्कत आ रही हो कि हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इमेजिन करो ये ईंट रखी और उस पर बहुत सारा नीचे की तरफ फोर्स लगा के फिर उसको आगे खिसकाया तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। हो सकता है चमड़ी साथ में चली जाए। तो ये पहला केस था जब एक सरफेस रेस्ट में हो, दूसरी सरफेस मूव करे, तो मूविंग सरफेस पे उसकी वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फिर मैंने कहा कि ये हमेशा वेलोसिटी का अपोज नहीं करता, उसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हम पता कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फिर से बात करते हैं, ये मान लेते हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी, एंड दिस इज ग्राउंड एट रेस्ट। Body A is moving with velocity 2 meter per second, and body B is also moving in same direction with velocity 1 meter per second. Now we have to find the direction of kinetic friction on each contact surface. Surfaces are surface, bottom surface of body A, upper surface of body B, and bottom surface of body B, then the surface of ground. On
each contact surface we have to find the direction of friction. So how can we find this? सबसे पहले इमेजिन करो कि एक बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चलते हुए जा रही है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी चल तो उसी डायरेक्शन में रही है लेकिन वो उससे भी तेज चलना चाह रही है, दूसरी बॉडी उससे भी तेज चलना चाह रही है। तो पहले तो इमेजिन करो कि या सोचने की कोशिश करो बिना कोई स्टेटमेंट के कि ये फ्रिक्शन की बॉडी ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी पर किधर लगेगा। बॉडी बी स्लोअर वेलोसिटी के साथ 1 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रही थी और बॉडी ए इस पर तेज स्पीड से, सेम डायरेक्शन में तेज स्पीड से आगे जाएगी। तो हम पता कर सकते हैं इस सरफेस को अपने या इस चमड़ी को साथ ले जाने की कोशिश करेगी कौन? ए। यानी हमें ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि बी की अपर सरफेस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, जबकि अगर इसकी चमड़ी की बात करें तो वो चमड़ी जो है उस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें एक स्टेटमेंट चाहिए कि हम तो ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई कर देंगे, ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें पता करना है बॉडी ए की सरफेस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा कौन? हम कहेंगे बॉडी बी की अपर सरफेस। अब हमें पता करना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, let this is x direction and this is y direction, 2 meter per second I cap minus velocity of b 1 meter per second I cap equal to 1 meter per second I cap, means velocity of body A with respect to body B is in positive x direction, and what will be the direction of friction on A? That will be opposite to the velocity of A with respect to B, means direction of friction on body A, which is moving with 2 meter per second, will be in negative x direction. Let's say this is Fk1, kinetic friction 1. Now we are going to find the direction of friction on B, which is moving with 1 meter per second. Directly we can say the direction of friction on B at its upper surface will be in opposite direction to the friction on A, Fk1, with same magnitude. Now we are going to find the direction of friction on B due to the ground surface. Who is the source of friction? Who is going to apply friction on B is ground surface. Now the direction of friction on B due to ground surface is in the direction opposite to the velocity of B with respect to ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी जिधर भी होगी उसके अपोजिट B पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B का जिधर भी मोशन हो रहा है उस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो उस पर फ्रिक्शन आ गया नेगेटिव x में। क्या लिखेंगे? Fk2। तो बताइए फिर ग्राउंड पे कितना? हम कहेंगे सेम मैग्नीट्यूड एक्शन रिएक्शन पेयर से, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अपर सरफेस, दैट इज Fk2, सेम मैग्नीट्यूड।
F K1 इस पे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन 1 बोला है तो इतने ही मैग्नीट्यूड का इसके नीचे वाले सरफेस यानी बी की अपर सरफेस पे लगेगा। ऐसे ही बी की सरफेस और ग्राउंड सरफेस कांटेक्ट में है तो इन पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं एग्जांपल, जिसमें हमें फिर से फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करना है। नंबर ऑफ बॉडीज बढ़ा देते हैं, ए बी सी ग्राउंड सरफेस, ए मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, आई कैप, बी मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, and C moving with 1 meter per second minus I cap. लास्ट एग्जाम्पल में हमने B बॉडी के अपर सरफेस पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता की थी वो उसकी वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में आई थी। ये इंफॉर्मेशन ये याद दिलाती है आपको कि जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पर लगने वाला फ्रिक्शन उसके वेलोसिटी के अपोजिट हो। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी कांटेक्ट सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी का अपोज करता ऐसा नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कोई भी दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो ऐसा फ्रिक्शन नहीं चाहता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब मैंने A की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव x डायरेक्शन आई कैप, वेलोसिटी ऑफ B 2 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप, वेलोसिटी ऑफ C 1 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी बॉडी पर कौन सी बॉडी की कौन सी सरफेस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले मैं पता करूँगा बॉडी A के जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड आई कैप। बॉडी ए का अपर सरफेस किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन ए जो है वो बी के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए ए और बी के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब किधर लगेगा, तो जब भी आपको पता करना है कि बॉडी ए की लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा तो हम कहेंगे कि पहले पता करो कौन लगाएगा। हम कहेंगे बॉडी बी की अपर सरफेस लगाएगी। तो अब वो बॉडी ए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कैसे करें, तो हम कहेंगे पता करो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जिधर भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हम जिस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर रहे हैं, जिस बॉडी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर रहे हैं, उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन लगाएगी। तो यहाँ पे बी लगाएगी तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सॉरी हमें ए पर फ्रिक्शन पता करना है इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू VA माइनस VB, VA इक्वल टू 2I कैप माइनस VB इक्वल टू माइनस 2I कैप इक्वल टू 4I कैप। मीन्स body A is moving with 4 meter per second in forward direction or in positive x direction with respect to body B, so friction will be opposite to the velocity of A with respect to B, F kinetic 1। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि A की लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तुरंत बता दो कि B की अपर पे कितना लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर से B पर उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
इस पे आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि बी पे किधर लगेगा, जितना ए पे किसी डायरेक्शन में लगा, बी पर उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। अब पता करते हैं बी की लोअर सरफेस पे किधर लगेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बी पर फोर्स लगाएगा कौन, हम कहेंगे बॉडी सी। तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। वी बी इज 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप माइनस velocity of c minus 1 I cap equal to minus 1 I cap means velocity b is moving with 1 meter per second in negative x direction with respect to c. So the friction will be opposite to the direction of velocity of b with respect to c. हमें एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड था, इधर 1 मीटर पर सेकंड है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, हम उससे फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कितने मैग्नीट्यूड की है इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब पता करते हैं C के अपर सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो हम कहेंगे C के अपर सरफेस पे हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर हम पता करेंगे C पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर फोर्स लगेगा। तो हम कहेंगे C मूविंग है 1 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, और ग्राउंड है रेस्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में C की वेलोसिटी माइनस आई कैप में है, तो उसके मोशन का अपोज करने के लिए C पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fk3 इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू Vc माइनस V ग्राउंड इक्वल टू माइनस 1 आई कैप माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1 I cap means body C is moving in negative x direction with respect to ground, so the friction will be in positive x direction on body C. Then friction on ground is Fk3, that is opposite to the friction on C at its lower surface and same in magnitude. This is the way how we find the direction of kinetic friction on two surfaces in a relative motion. Let's try one more example to find the direction of kinetic friction. And the next example is, this is a surface or ground surface which is at rest, and here is a wheel, that is wheel or a disc that is rotating with angular velocity omega. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हुई इस डिस्क को हम ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में लाना चाहते हैं। पता करते हैं कि जब ये बॉडी को घूमते हुए मैं ग्राउंड सरफेस के नज़दीक लाऊंगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पर किधर लगेगा और ग्राउंड पे किधर लगेगा। एक तरीका था रिलेटिव मोशन वाला, लेकिन हमें थोड़ा फीलिंग होना चाहिए कि इसको हम देखते ही बता सकें कि इस पे तो इधर लगेगा। वो बताने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सरफेस इसके कांटेक्ट में आएगी, किसके, ग्राउंड के सरफेस का, वो पॉइंट जब कांटेक्ट में आएगा तो वो किधर मूव कर रहा होगा। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कोई बॉडी अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो इसका बॉटम पॉइंट किधर जा रहा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। वो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हमने सर्कुलर मोशन या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ये चैप्टर नहीं पढ़े तो हो सकता है कि हम ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
ना बता पाए कि ये v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, लेकिन फिर भी ये बता सकते हैं कि वो जो बॉटम पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी, जबकि ग्राउंड सरफेस रेस्ट में है। जब ये कांटेक्ट में आएगी तो हम कहेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये बॉडी B है, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू, इसको V नॉट कह देते हैं, माइनस V नॉट I कैप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, माइनस V नॉट I कैप माइनस 0 equal to minus V naught I cap, means the bottom point of disk is going in a negative x direction with respect to surface B, so the friction will oppose the relative motion, and to oppose the relative motion friction will be in positive x direction, that is opposite to the relative velocity F kinetic 1, and on the ground surface with same magnitude in opposite direction F kinetic 1। समझने के लिए हम ये स्टेटमेंट के बिना भी काम चला सकते थे। वो कैसे? ऐसे इमेजिन करो कि जमीन पे मैंने बालू मिट्टी डाल रखी है, रेत डाल रखी है, सूखी मिट्टी, ऐसे घूमता हुआ पहिया इमेजिन करो अगर जमीन पे टिकेगा तो वो रेत को किधर फेंकेगा। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, ऐसे घूमता हुआ पहिया जब जमीन पे टिकता है तो रेत को राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में फेंकता है। का मतलब जमीन की उस सरफेस पे या रेत के पार्टिकल्स पे फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा के फेंक दिया होगा, यानी जमीन पे फोर्स लगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट पहिए पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी कारण से कोई बाइक का पहिया ऐसे घूमता है तो वो पीछे मिट्टी फेंकता है और खुद को आगे की तरफ फोर्स मिलता है, जिससे बाइक आगे चलती है, यानी बाइक पे फोर्स आगे लगा या पहिए पे आगे लगा और जमीन पे पीछे लगा। अगर ये लूज मिट्टी होती है तो कई बार मिट्टी पीछे फेंक दी जाती है, पक्की सड़क होती है तो आसानी से बाइक आगे बढ़ जाती है। फ्रिक्शन की कमी हो, मार्बल का फर्श हो तो हो सकता है पहिया वहीं घूम के रह जाए, आगे बढ़ने में दिक्कत आए। परफेक्ट स्मूथ सरफेस हो तो वहीं घूमता रहेगा, आगे चलेगी नहीं। और अगर यहाँ पे मान लो मैंने एक कपड़ा बिछा रखा हो, फिर ऐसे एक पहिए को घुमाता हूँ तो बाइक उस कपड़े को पीछे फेंक देगी, मतलब उस कपड़े की सरफेस पे बाइक ने फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाया होगा तो खुद पे आगे की तरफ लगा होगा। इस तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नाउ after the finding the direction of kinetic friction, we are going to start the next topic of friction, that is magnitude of kinetic friction। अभी तक हम सिर्फ डायरेक्शन पता कर रहे थे कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, सिर्फ इतना पता किया, किधर लगेगा, कितना लगेगा, इस तरह की बात हमने नहीं की। तो हम पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Sorry, it was our last topic. Now the magnitude of kinetic friction। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड सरफेस है, इस पे ये बॉडी रखी हुई है, मास। हम जब इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या इसको वेलोसिटी दे देते हैं तो इसमें फ्रिक्शन लगता है। ग्राउंड अगर रेस्ट में है तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और वो जो F काइनेटिक होगा वो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू N and F kinetic equal to mu kinetic into N, where N is normal force
between two surfaces in contact, and mu k is the coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है दोनों सरफेस के बीच के नॉर्मल के। कैसे? मान लेते हैं कि ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा अगर इनके बीच में नॉर्मल फोर्स में चेंज कर दूं। इन दोनों के बीच में नॉर्मल बढ़ा दिया तो प्रोपोर्शनली फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, फिर मुझे रिलेटिव मोशन कराने में ज़्यादा जोर आएगा। कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं, जब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक ब्लॉक को रस्सी से बांध के कोई चला रहा है, तो हम उसके ऊपर पैर रख के भी उसको रोक सकते हैं। पैर रख के रोकने का मतलब हुआ हमने उन दोनों ग्राउंड और उस ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया। हमने जैसे ही पैर रखा तो नॉर्मल बढ़ गया, और नॉर्मल बढ़ गया तो उस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया जो उसके मोशन का अपोज कर रहा था। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू के, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के किस किस पे डिपेंड करता है। पहला, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, और यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जिन दो सरफेसेस के बीच में हमें फ्रिक्शन की बात करनी है, उन दोनों सरफेसेस के मटेरियल और नेचर। नेचर का मतलब हुआ कि बाइक के पहिए की बात करते हैं। बाइक के पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मान लो वो सड़क पे, सीमेंट की सड़क पे चलती है, तो दो सरफेस जो कांटेक्ट में आएंगी वो होंगी सीमेंट और बाइक का पहिया रबर। इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी बाइक के पहिया जो रबर का बना है और दूसरा सड़क जो सीमेंट की बनी है। फिर मैंने कहा नेचर। नेचर का मतलब वो पहिया जब उसकी सरफेस शुरुआत में नई थी, नए पहिए पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, उसकी सरफेस की डिज़ाइन थोड़ी अलग थी, उबड़ खाबड़ रही होगी। ऐसे ही सड़क भी नई है तो उसकी सरफेस की भी फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी। फिर बाइक का पहिया जब पुराना हो जाता है तो उसके फिसलने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, फिसलने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन पहिया तो अभी भी रबर का है, तो हम कहेंगे रबर और सीमेंट पे तो डिपेंड करता ही है, पहिए की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो पहिया, उसकी पहिए की सरफेस कैसी नेचर की बनाई हुई है। तो पहला केस हुआ म्यू के डिपेंड्स ऑन द material of two surface in contact and the nature of surface. Second, हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू के, जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये दो सरफेस जब कांटेक्ट में होती है तो उनके एरिया पे डिपेंड करता होगा, लेकिन वास्तव में कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। का मतलब इस बॉडी को मैं इस सरफेस पे अगर स्लाइड करवाता हूँ तो ये एक सरफेस है, मान लेते हैं ए मटेरियल की, ये दूसरी सरफेस है बी मटेरियल की। इन दोनों के बीच में जब मैं फ्रिक्शन फोर्स चेक करूँगा, इस बॉडी को मूव करवाऊँगा, तो एक कोई फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। फिर मैं इस ब्लॉक को अगर ऐसे रख के चलाऊँगा, सेम नॉर्मल रखते हुए अगर चलाया तो दूसरे केस में भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आएगा। तीसरा तरीका हो सकता था इसकी ये वाली सरफेस को कांटेक्ट में रखें फिर चलाऊं, तो भी फ्रिक्शन फोर्स अगर नॉर्मल उतना ही रखा तो वही आएगा। का मतलब म्यू के एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जिन पे नहीं करता वो भी पता होना चाहिए। कुछ डाउटफुल होते हैं केसेस कि इस पे करता होगा, हमें ऐसी फीलिंग आए, तो उनके लिए अलग से ये इन्फॉर्मेशन याद रखो कि
mu k does not depend on the contact area of the two surfaces. So the magnitude of kinetic friction is mu k into n. हमें नॉर्मल पता चल जाए, म्यू के पता चल जाए, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में जब भी कभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा. तो क्या होगा, म्यू के इंटू एन. म्यू के जो है वो डायमेंशन लेस है. इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, नॉर्मल भी एक फोर्स है. तो न्यूटन में फोर्स और म्यू के डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है और एक कोई यूनिट भी नहीं है, ये एक रेशियो है. म्यू के मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी म्यू के की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है. अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स का हम मैग्नीट्यूड पता करेंगे और उसके इफेक्ट से वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी, जो एक तरह से न्यूटन्स लॉ का पार्ट होगा. करके देखते हैं. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. 2 kg block given an initial velocity of u equal to 10 meter per second. Let the coefficient of kinetic friction between the block and the ground surface which is at rest is mu k equal to 0.5. Block is given an initial velocity of 10 meter per second and mu k equal to 0.5. Then we have to find the direction of kinetic friction on block. Let it is block A. Direction of kinetic friction on block, then magnitude of kinetic friction on block, then what will be the velocity of block in future time, that is t equal to 1 second, 2 second, 3 second, or we can find the total distance traveled by the block before it stops. So first of all, the direction of kinetic friction on block A, that is moving in positive x direction with 10 meter per second initially, will be opposite to the relative velocity of block A with respect to ground. Then magnitude of F kinetic is mu k into n. Mu k is given in question, that is 0.5 into normal. The body is in equilibrium in y direction, so the normal will be equal in magnitude to the gravitational force. Gravitational force mg and normal force are equal in magnitude, so it is mg equal to 0.5 to 10. Let g equal to 10. It becomes 10 Newton. So the friction force on block A is 10 Newton and its direction is minus I cap. Now we should find the time taken by block to stop. That is, we need to know the acceleration of block. Acceleration equal to friction divided by mass. The friction force here is mu mg upon m, we can say mu g equal to 0.5 into 10 equal to 5 meter per second square. Direction of friction force was minus I cap, so the acceleration is in minus I cap direction, that is 5 meter per second minus I cap. एक्सेलरेशन हम ऐसे भी पता कर सकते थे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ऐसा मैंने इसलिए किया
कि जब कभी भी नॉर्मल सिर्फ mg के बराबर हो तो आप सीधे म्यू mg अपॉन m करो, m ना पता होता तो भी हम फ्रिक्शन पता कर लेते, सॉरी एक्सेलरेशन पता कर लेते। अब एक्सेलरेशन अगर पता चल जाता है तो हम पता कर सकते हैं कि बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब रिटार्डेड मोशन है, का मतलब बॉडी रुकेगी। तो कितनी देर में रुकेगी? v इक्वल टू u प्लस at। वी कैन अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन फॉर मोशन विद कॉन्स्टेंट जीरो। हमें पता करना है वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, एक्सेलरेशन -5 आई कैप इनटू t, t इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी बॉडी रुक जाएगी। हमें अगर पूछा जाता है 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लिखते v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन -5 इंटू टाइम 1 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, इट कम्स आउट 5 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। We can find the distance traveled before the body stops. v square equal to u square plus 2as। हम पता करना चाहते हैं जब बॉडी रुकेगी तब तक टोटल कितना चल जाएगी, यानी 0 इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a अपोजिट टू द वेलोसिटी -5 इंटू s इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10 मीटर, यानी रुकने से पहले 10 मीटर चलेगी। अगर किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 हो। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पता कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन में एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं।